हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये आपका लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, इस चैप्टर का। तो इसमें आज जो मुझे टॉपिक पढ़ना है वो है मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको मुझे समझना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी में आता है, ठीक है, वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक सोलेनॉइड की फील्ड बताई थी, ठीक है। ये आपका सपोज ये कॉपर वायर को जब आप इस तरह से उसको एन टर्न्स दे देते हैं, ठीक है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक, ये करंट कुछ इस तरह से है आपकी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोग निकाल सकते हैं, कुछ इस तरह से होती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, ये B = μ0 n I, ठीक है। ये कैसा है? ये वैक्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब हम इसके अंदर कोई मटेरियल को इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है, एक इंड्यूस हो जाता है, उसके ऊपर सरफेस करंट आ जाती है, ठीक है। और सरफेस करंट की वजह से उसके अंदर एक मैग्नेटाइजेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में जान लेते हैं। द फील्ड दैट एग्जिस्ट in vacuum and induces magnetization is called मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल एन क्या था? ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू ये थी, ठीक है। अब आप इसके अंदर कोई मटेरियल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जब ये मटेरियल आपका बाहर होता है तो इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब इस मटेरियल को आप इस सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो व्हाट विल हैपन? ये आपका सोलेनॉइड है, ठीक है। इसके अंदर आपने इस मटेरियल को डाल दिया। ये आपका वो मटेरियल है जिसकी पहले मैग्नेटिक फील्ड 0 थी। अब अच्छा, इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? B0 = μ0 n I, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कंडक्टर को किसी फील्ड के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर कोई फील्ड नहीं रहती है, ठीक है। उसका सारा करंट उसके सरफेस पे आ जाता है, तो इसके ऊपर एक सरफेस करंट आ जाती है, दैट इज कॉल्ड IM, दैट इज कॉल्ड सरफेस करंट, ठीक है। और ये जो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग रख देते हैं, ठीक है। ये आपकी करंट है, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर एक मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हो जाता है इंड्यूस्ड, जस्ट मिनट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर जो फील्ड आ गई आपकी वो है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके ऊपर सरफेस करंट। अच्छा, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ गई, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई ना, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है BM = μ0 n/IM। सरफेस करंट थी उसकी IM, तो ये हो गई BM n/IM, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की। व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? ये होता क्या है? द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये आपने मैग्नेटिक मटेरियल को जब इसके अंदर इंसर्ट किया तो इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो? सोलेनॉइड की पहले कितनी थी? B0 = μ0 n/I। और जब आपने मटेरियल को इंसर्ट किया तो मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइज हो गया ना, तो वो हो गया BM = μ0 n/IM, जो उसके ऊपर सरफेस करंट आई उस मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में लिख लेते हैं। द टोटल magnetic field induced in the magnetic material is called magnetic induction, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ये होगी इसकी B, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो B कितना हो जाएगा? B0 + BM, ठीक है, यही हो जाएगा। यही डेफिनेशन में कहना चाह रहे हैं, जितना भी मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो टोटल कितना होगा? जो उसकी सोलेनॉइड की जो फील्ड होगी और जो आपका मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल में हो गया, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अच्छा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम उस फील्ड की बात करते हैं जो सोलेनॉइड की वजह से थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी,
ठीक है। ये क्या होती है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग field is called magnetic field intensity, magnetic field intensity, field intensity. The ability of a field to create magnetization, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं ये भी बोल देते हैं द एबिलिटी ऑफ अ फील्ड टू क्रिएट मैग्नेटाइजेशन। वो उसके अंदर सॉलिड के अंदर जो फील्ड है वो कितना मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल में करा देगी, इसके बाद इसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कहीं ना कहीं लिखते हैं NI से। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे B0 इज इक्वल टू NI होता है, म्यू नॉट NI। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट H B0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे हम लोग ये बात कर सकते हैं कि H की वैल्यू आ गई B0 अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले इसके मिल गए, H इज इक्वल टू NI, H इज इक्वल टू B0 अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। दीज आर द टू फॉर्मूला। अच्छा, फोर्स मुझे अगर किसी की पोल स्ट्रेंथ का अगर मुझे फोर्स लिखना होगा तो क्या होगा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पेयर मीटर का होल स्क्वायर, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यूटन एम्पेयर की पावर -2, ये हो गई म्यू नॉट का यूनिट, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे T बाई देखिए H का क्या यूनिट आ जाएगा, तो ये है आपका B0 अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। तो B0 की है टेस्ला और इसकी जो यूनिट आई है आपकी न्यूटन एम्पियर -2, तो ये हो जाएगी टेस्ला N-1 A2। दिस इज द dimension of, just a minute, this is the unit of H, this is the unit of H, ठीक है। टेस्ला होगा, न्यूटन इनवर्स एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ H। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक इज intensity of magnetization। द मैग्नेटिक मोमेंट, ये होता क्या है, द मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट उसमें इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, तो वो पर यूनिट वॉल्यूम कितना इंड्यूस हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इसको हम लोग M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं द मैग्नेटिक मोमेंट induced per unit volume is called intensity of मैग्नेटाइजेशन। ये होता क्या है, कैपिटल M इज इक्वल टू NIM, कितना मैग्नेटाइज हुआ आपका मटेरियल, ठीक है। और BM कितना होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट NIM, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, BM इज इक्वल टू म्यू नॉट M, ठीक है। तो यहाँ पे BM इज इक्वल टू म्यू नॉट M आपकी आ गई, ठीक है। यह आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का रिलेशन आपने निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे ये पता है जब वैक्यूम की बात करते हैं, ठीक है, जब हम यहाँ पे वैक्यूम की बात करते हैं तो हमारी जो आती है फील्ड, जस्ट अ मिनट, जब हमने वैक्यूम की बात की तो B0 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है। ये NI क्या था, म्यू नॉट S था। और जब BM की बात की तो म्यू नॉट IM इंटू N, तो म्यू नॉट M हो गया, ठीक है। ये म्यू नॉट M हो गया, ठीक है। अब हम अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो होगा B0 प्लस BM, ये कितना है, म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M, ठीक है। या आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो B कितना हो गया आपका, म्यू नॉट H प्लस M। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इनको ऐड किया है, म्यू नॉट H प्लस M, ठीक है।
अब हम लोग एक बार देख लेते हैं सारा कुछ, ठीक है, जो भी मैंने बात की, ठीक है। जो आपका सोलेनॉइड होगा उसके अंदर एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी, ठीक है, वो होगी बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। जब आप इसके अंदर कोई मटेरियल इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन क्रिएट कर देगा। जब मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर हो जाए तो उसकी सर्फेस पे सर्फेस करंट आ जाएगी, ठीक है, तो तब उसका जब मैग्नेटाइजेशन होने के बाद उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी एम इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एम होगी, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एम होगी। फिर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड प्लस उस मटेरियल की मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइज हुआ है, ठीक है। फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो उसके अंदर फील्ड थी सोलेनॉइड के अंदर, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जो आपका वो मटेरियल है उसके अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हुआ है सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, तो वो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। बी नॉट होता क्या है आपका, देखिए जब वैक्यूम की बात होती है तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, और बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू एन आई होती है, ठीक है। ये होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। और एच आपका क्या होता है, एन आई होता है, ठीक है। ये होता है म्यू, क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। तो बी हो जाएगा आपका म्यू एच, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज इट इज द एक्सटेंट अप टू विच अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, ठीक है, कि ये एक मैक्सिमम मतलब कि कितने लेवल तक किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देगा, ठीक है। ये उसकी मैक्सिमम उसकी परमिएबिलिटी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये क्या होती है, इट इज द एक्सटेंट, इट इज द एक्सटेंट अप टू विच अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितने एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग उसकी बात करते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती, रिलेटिव परमिएबिलिटी ये क्या होती है, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, दिस इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये होती है आपकी मीडियम में ऊपर वाली, ठीक है, नीचे होती है वैक्यूम की बात, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। जैसे कोई आपका कोई मटेरियल है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, ये होता क्या है। नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ये होता क्या है, कायम से इसको बनाते हैं। सपोज ये आपका कोई मटेरियल है, ठीक है, आपने इसको किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी 5 टेस्ला, ठीक है। इस यहाँ पे भी मैं सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है, दोनों 5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कितनी हुई, मतलब टोटल इसके अंदर ये मैग्नेटाइज कितना हो पाया, इसकी 2 टेस्ला थी, इसकी 1 टेस्ला थी, ठीक है। तो देखिए म्यू वन इसकी परमिएबिलिटी तो सेम थी, इसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई वो परमिएबिलिटी तो सेम थी इसकी, ठीक है, दोनों में आ गई 5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये अंदर से इंड्यूस मतलब कि मैग्नेटाइज कितना हुआ, ये उसकी होगी ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी। इट इज एबिलिटी टू, यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, the ability of a substance to take up magnetism is called magnetic susceptibility। कायम होता क्या है, m बाई एच, ठीक है। m बाई एच के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, m बाई एच के बारे में हम लोगों ने अभी पिछले हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि m बाई एच होता है आपका म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसके बात करें बी एम अपॉन म्यू नॉट, बी अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, तो ये विल बी कैंसल आउट, बी एम अपॉन बी, बी एम अपॉन बी, ठीक है। लेकिन आपको इसी को याद रखना है m बाई एच, ठीक है, इनकी वैल्यूज को आप लोग पुट नहीं करेंगे, ठीक है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना करें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। द रिलेशन between magnetic
permeability and magnetic susceptibility. मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, म्यू आर, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, काई एम। ठीक है, तो बी मुझे पता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम होता है, ये भी हम लोगों ने पीछे डिराइव किया है। ठीक है, अब बी हमें क्या होता है, बी होता है म्यू एच। ठीक है, इनकी वैल्यू को इक्वेट करना, म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। ठीक है, ये आपका म्यू बाई म्यू नॉट, ठीक है, म्यू बाई म्यू नॉट, यहाँ पे एच से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एम बाई एच। एम बाई एच आपका क्या है, अभी मैंने निकाला है, ये आपका काई है, और म्यू बाई म्यू नॉट क्या है, म्यू आर है, 1 प्लस काई एम। ठीक है, दिस इज द रिलेशन ऑफ 1 प्लस काई एम इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का बीच का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से डिराइव करते हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, सबसे पहला जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है डाया, पैरा, फेरो। सबसे पहला है डाया मैग्नेटिक मटेरियल, सेकेंड इज पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, थर्ड इज फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक, ये क्या होते हैं, फीबली रिपेल्ड, ये फीबली अट्रैक्ट, ये होते हैं स्ट्रांगली अट्रैक्ट। ठीक है, या एक्सटर्नल फील्ड में, जब इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाती है, जब इसमें एक्सटर्नल फील्ड लगाई जाती है, ठीक है, इसमें एक्सटर्नल फील्ड लगाई जाती है, इनका प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ये सब भी हम लोग इसके बारे में बात करें। सबसे पहले हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल में जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तो फीबली रिपल्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात होती है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा जो है डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं पहले। इसमें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और ये होते किस तरह से, अपोजिट स्पिन में होते हैं। और जब एक्सटर्नल फील्ड लगाई जाती है, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, फीबली रिपेल्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते किस तरह से हैं। ठीक है, कुछ हम इनका स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये आपके कुछ होते हैं, ये ऑपोजिट स्पिन हम लोग किस तरह से बनाते हैं, जस्ट अ मिनट, एक इस तरह से, एक इस तरह से, ये हम लोग इलेक्ट्रॉन का स्पिन बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज ये हम क्या बना रहे हैं, सबसे पहले वाले इलेक्ट्रॉन का, ये इसका जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन है। ये दूसरा कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से लगा दी है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने लगाई है वो कुछ इस तरह से लगा दी है। ठीक है, अब ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, और मैग्नेटिक, जब हम इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है, अब जो आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहा है तो आपकी करंट इस तरह से जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्ट। अगर देखिए अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आपकी करंट जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज तो करंट आपकी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल। ठीक है, अब हम इसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से
फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे इस क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से, जब आप करंट को मूव कराएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी आपकी, ठीक है। आपकी करंट कुछ इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऊपर की तरफ है, तो फोर्स आपकी कुछ मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। अच्छा, यहीं पे जब इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ घूम रहा है तो आपके जो करंट होगी वो बाहर की तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कुछ अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या हुआ, जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में थे तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गए तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट थी वो थोड़ी सी बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है। तो व्हेन एक्सटर्नल, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, डायामैग्नेटिक substance gain a moment ऑफ 2 डेल्टा एम, ठीक है। कैसे आया, चेंज इन मोमेंट निकाल लेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो m प्लस डेल्टा एम माइनस m माइनस डेल्टा एम, तो ये कितना हो गया, ठीक है। ये m विल बी कैंसल आउट, तो आपका हो जाएगा 2 डेल्टा एम। तो इतनी मैग्नेटिक मूवमेंट इसने गेन कर ली, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट होगी कैसी, ये होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी ये ऑपोजिट डायरेक्शन, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, ठीक है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आई तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट नेट जो आई है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आई है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये रिपेल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए, बिस्मथ, लेड, कॉपर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायमैग्नेटिक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, सबसे पहले बात करते हैं इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं हम इसमें, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, फीबली अट्रैक्ट हो जाते हैं, फीबली अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब सपोज ये आपके पास कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके में कोई मैग्नेटिक फील्ड मैंने अभी नहीं लगाई है, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सब रैंडमली अलाइन होते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह से अलाइन होते हैं, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड मैंने नहीं अप्लाई की, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, ये सारे एक सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाने B डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये सब सेम डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जब इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, हेंस मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। अच्छा, जब यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड मैंने अप्लाई कर दी, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, द इलेक्ट्रॉन्स गेट aligned itself in the direction of field, and gains a net magnetic moment, इनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है, ये थोड़े से फीबली अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब हम लोग इसी में जो है एक टॉपिक है क्यूरी लॉ क्या बोलता है, नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूरी लॉ क्या बोलता है कि ये जो आपका मैग्नेटाइजेशन है, फर्स्ट इज मैग्नेटाइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग
फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, सेकंड क्यूरी लॉ ने क्या बताया कि जो आपका मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द h/t, m इज इक्वल टू CH/t। ठीक है, और ये जो C आया है आपका, दिस इज द क्यूरी कांस्टेंट CH/t। C इज अ क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, तो m/h का रेशियो जो होता है वो क्यूरी और उस टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होता है, और ये जो m/h होता है ये काई m होता है C/t। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा काई m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसके बारे में बात करेंगे कि परमेबिलिटी ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड, ये जो इन्होंने बताया यही है क्यूरी लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं द ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इज कॉल्ड क्यूरी लॉ। यही आपका क्यूरी लॉ है। ठीक है, और क्यूरी लॉ को में हम काई m इज इक्वल टू C/t। ठीक है, इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, व्हेन वी विल ड्रॉ द ग्राफ मैग्नेटाइजेशन एंड h/t का, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आता है। मैग्नेटाइजेशन एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये है मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये है आपका, ये जो रीजन है ये आपका क्यूरी रीजन, और ये जो आपका है, ये जो रीजन आपका है ये सैचुरेशन रीजन है। अब इसके बाद कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होगा, सैचुरेशन रीजन ये फुल्ली मैग्नेटाइज हो चुका है। ठीक है, अब ये आगे मैग्नेटाइज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो मटेरियल है वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, सोडियम एल्युमिनियम आर द एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। एंड ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं इनमें सबसे पहले चीज जो देखी जाती है वो डोमेन स्ट्रक्चर मिलता है हमें, डोमेन स्ट्रक्चर मिलता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब इसमें एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं, एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाई, ठीक है, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डोमेन्स की तरह हम इसको बना देते हैं, ये आपका क्या है, यहाँ पे मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है। ठीक है, तो इसमें जो डोमेन की तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें लेकिन डोमेन की तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डोमेन स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं, रैंडमली अलाइन होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके। ठीक है, फिर मैंने इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बनाए, इसमें इस तरह से बना दिए, इसमें इस तरह से बना दिए। ठीक है, मैंने इसमें अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई की है। ठीक है, रैंडमली अलाइन होते हैं जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 है। लेकिन जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड इसमें लगा दी, ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दी, यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये जितने भी इसमें हैं डोमेन, ठीक है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। जब सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे इस तरह से इलेक्ट्रॉन, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है इनका स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ठीक है, हाई मैग्नेटिक मोमेंट, हाई मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, चूंकि ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। अब इस केस में देख लेते हैं जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ external field, the electrons are in random motion, hence magnetic moment is 0, magnetic moment is 0, इसका magnetic moment हो जाता है 0। ठीक है,
तो अब इसमें जब मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है, तो इसके अंदर आ गया मैग्नेटाइजेशन हो गया, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई, इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जहां पे कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो द टेम्परेचर एट क्यूरी टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्यूरी टेम्परेचर के बारे में बात करें। द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस become paramagnetic substance is called Curie temperature, Curie temperature, ठीक है। जैसे भी हम इसमें क्या करते हैं, अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट होने लगता है, ठीक है। अगर इनका डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, तो मॉडिफाइड क्यूरी लॉ ने मुझे क्या दिया, ठीक है, दिस इज द मॉडिफाइड क्यूरी लॉ। मॉडिफाइड क्यूरी लॉ क्या था, ये काई m इज इक्वल टू C अपॉन T माइनस TC, ठीक है। दिस इज द मॉडिफाइड क्यूरी लॉ, ठीक है। वो टेम्परेचर जिसपे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इन तीनों के थोड़ा बहुत इसमें सिमिलरिटीज देख लेते हैं कि क्या सिमिलरिटीज होते हैं, इनके अंदर क्या अंतर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज ये है आपका डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। दिस इज द फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अब यहाँ पे हम बिहेवियर इन एक्सटर्नल फील्ड के बारे में, बिहेवियर इन एक्सटर्नल फील्ड, जब इसमें एक्सटर्नल फील्ड हम लगा देते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये फीबली रिपल्ड हो जाते हैं, फीबली रिपेल्ड हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, फीबली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेरा ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इनकी -1 से 0 से -1 के निगेटिव ससेप्टिबिलिटी होती है डायामैग्नेटिक, क्योंकि ये जो है ये फीबली रिपेल्ड कर जाते हैं, ठीक है। इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ये E और 0 से थोड़ी सी बड़ी, E से छोटी और 0 से बड़ी होती है। E इज वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। अब इसके केस में क्या होता है, इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है ग्रेटर देन 1000, ठीक है, 1000 से भी बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है मेरा वो है परमिएबिलिटी। ये लेस देन 1 होती है, लेस देन 1, ठीक है। इसमें क्या होती है परमिएबिलिटी, 0 म्यू आर लेस देन 1, यहाँ 1 म्यू आर 1 प्लस E, ठीक है, कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होती है, 1000, ग्रेटर देन 1000, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है इस पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस तो आपके इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। दूसरे वाले किस तरह से डिपेंड करते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये किस तरह से डिपेंड करते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन T माइनस TC, वेयर T इज ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हिस्टेरिसिस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसको क्या हुआ, जैसे कोई ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल हैं, ठीक है, इनको सब मैंने लाइन से मैग्नेटिक फील्ड में डाला, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ ने तो मैग्नेटाइजेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। उसमें डालने के बाद जब हम इसको वापस निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कितना स्टे कर जाता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस क्या होता है,
हिस्टेरिसिस इज लाइक, इसके कोई अंदर हिस्टेरिसिस होता है, मतलब इसको अगर आप किसी इसका मैग्नेटाइजेशन करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद अगर इसको मैग्नेटाइज हो गया, अगर आपने इसको बाहर निकाले तो इसका मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा, तो ये कोई हिस्टेरिसिस शो नहीं करते हैं। लेकिन कोई जो सब्सटेंस आप मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद वापस निकालेंगे, अगर उसके अंदर कोई मैग्नेटाइजेशन रह जाता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। ठीक है, तो ये इसमें भी नो हिस्टेरिसिस, टेरिसिस, ठीक है, इसके अंदर भी नो हिस्टेरिसिस, ठीक है, इसके अंदर शोज हिस्टेरिसिस, ठीक है, ये हिस्टेरिसिस शो करता है। ठीक है, तो आज का ये मेरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।